गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लासेस पे, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 से CC2 सब्जेक्ट कोड, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इससे एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश एंट्री इनटू झारखंड। कहने का मतलब है कि अंग्रेजों का यानी ब्रिटिशों का झारखंड में प्रवेश। इस विषय को हम प्रारंभ करें इससे पहले आपको यह समझना होगा कि उस समय क्या परिस्थितियां थी जब ब्रिटिश झारखंड प्रदेश में आए। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को, अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में सीधे सीधे नहीं हुआ, पहले भारत के अन्य क्षेत्रों में हुआ और उसके काफी समय के बाद उनका झारखंड में प्रवेश हुआ। अतः झारखंड में प्रवेश के पूर्व इनका संक्षिप्त इतिहास जानना आवश्यक होता है। तो हम इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। अगर आरंभिक काल से अध्ययन किया जाए तो केवल अंग्रेज ही नहीं बल्कि कई यूरोपीय देशों के साथ भारत का संबंध प्राचीन काल से ही रहा है। 300 ईसा पूर्व में सिकंदर का एवं उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस का आक्रमण स्मरणीय है। मध्यकाल में भी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंध यूरोपीय देशों से भारत का रहा था। यूरोपीय कंपनियों के भारत में आकर व्यापार करने से भी संबंध बना। इसमें सर्वप्रथम पुर्तगाली थे, जिन्होंने 1498 में भारत आगमन हुआ उनका, और डचों का आगमन 1596 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों का आगमन 1599 से माना जाना चाहिए। फ्रांसीसी लगभग 1668 ईस्वी में आने लगे भारत। डेन व्यापारियों का भारत में आगमन 1620 के आसपास माना जाता है। इन सभी लोगों में सर्वाधिक प्रभावी अंग्रेज थे। अंग्रेजों के भारत आने की कहानी 1599 में उस समय शुरू होती है जब इंग्लैंड में मर्चेंट्स एडवेंचर्स नामक एक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और जॉन मिडेनलाल के नेतृत्व में थल मार्ग द्वारा भारत आया। यह दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे ब्रिटिश महारानी ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का अधिकार दिया। 1604 ईस्वी में कंपनी समुद्री यात्रा द्वारा भारत आई। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा आए। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और जागीर दी। 1613 में सूरत में स्थायी कोठी खोलने की उसे इजाजत भी मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम और पेट्टापुली में स्थापित किए। 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया। 1641 में कोरोमंडल में कंपनी का मुख्यालय बना और 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दिया और बंबई दहेज में दे दिया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को दिया। 1651 में
बंगाल के व्यापार की इजाजत कंपनी को मिली 3,000 रुपये वार्षिक कर पर। औरंगजेब और अंग्रेजों का संघर्ष 1686 में हुगली में हुआ। 1690 में मुगल सरकार और अंग्रेजों के बीच समझौते के फलस्वरूप बंगाल में कंपनी का एजेंट चौर्नक बना। कंपनी को 1698 से 1200 में सुतानारी, गोविंदपुर और कलकत्ता की जमींदारी मिल गई। चौर्नक ने इन्हें मिलाकर आधुनिक कलकत्ता नगर की स्थापना की। बाद में यही फोर्ट विलियम के नाम से भी जाना गया और इसके प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयर बने। इस प्रकार से अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजों का मुगलों के साथ संपर्क बना रहा। कुल मिलाकर यह क्षेत्र था, यह मुगलों के प्रभाव में होने की वजह से ब्रिटिश इस पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं ले सके थे। सैद्धांतिक रूप से झारखंड क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन जब आया तो व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं था। झारखंड क्षेत्र के अनेक शासक अंग्रेजों को कर देना अनुचित और गैर कानूनी मान रहे थे। झारखंड क्षेत्र के राजाओं का कहना था कि वे मुगलों द्वारा बंगाल बिहार पर कब्जा करने के पूर्व से ही यहाँ अपने राज्यों की स्थापना कर चुके थे। राजागण स्वयं को स्वतंत्र शासक मानते थे। मुगलों की जोर जबरदस्ती के कारण वे थोड़ा बहुत कर कभी कभार उन्हें दे दिया करते थे। इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि झारखंड अंग्रेजों के हाथों में झारखंड की दीवानी सौंप दे। इस तथ्य में सत्यता थी। बंगाल बिहार के क्षेत्रों पर मुगलों का नियमित प्रशासन था, लेकिन झारखंड क्षेत्र सच में उनके अधिकार क्षेत्र से वंचित था। अतः दीवान के रूप में अंग्रेजों का कर वसूलने का दावा कानूनी रूप से अवैध था। प्राचीन इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात हो चुका है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के राजाओं के उद्भव की कहानी बिल्कुल भिन्न है। इन राजाओं का आरंभिक काल उस समय से जंगल साफ कर इनका यहाँ निवास हुआ। इनकी अपनी व्यवस्था थी, वंश परंपरा थी, सेनाएं थी। इन जंगल पहाड़ क्षेत्रों में ये स्वतंत्र राजा थे। मुगलों ने अगर कभी इनसे कर वसूला भी तो जबरदस्ती। यह तो उल्लिखित है कि उपयुक्त परिस्थितियों के कारण दीवानी मिलने से ठीक पूर्व में मुगल प्रशासन ने छोटा नागपुर क्षेत्र को बिहार से प्राय स्वतंत्र मान लिया। फिर भी कंपनी ने इन राजाओं को राज्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों द्वारा यह हस्तक्षेप मात्र कर लेने या साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, अपितु इस क्षेत्र में चारों ओर अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भी था। इसके अतिरिक्त कई और महत्वपूर्ण कारक थे। पहला कारण के रूप में हम देखते हैं कि मराठों का आक्रमण बंगाल के दक्षिण पश्चिम सीमा से होने का खतरा था। इससे सुरक्षा तभी मिल सकती थी जब इस छोटा नागपुर क्षेत्र पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो। इसका दूसरा कारण अंग्रेजों को मराठों से ज्यादा सिंहभूम के पहाड़ी राजाओं से खतरा महसूस होता था। इसका तीसरा कारण है कि छोटा नागपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों के राजाओं द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया जाना आम बात थी, लेकिन कार्रवाई करने पर वे भागकर
इसी जंगल क्षेत्र को आश्रय स्थल बनाते थे। अंग्रेज इस आश्रय स्थल को कब्जे में लेना चाहते थे। इसका चौथा कारण है कि कंपनी का व्यापारिक मार्ग बिहार के मैदानी भाग और संथाल परगना के पहाड़ी भागों से होकर गुजरता था, जिसमें नवाब मीर कासिम और मराठों का विरोध होता था। एक पंथ दो काज की तर्ज पर ये एक कार्य करना चाहते थे कि झारखंड होते हुए बनारस का एक मार्ग बने। इससे दो लाभ यह होते कि मराठे और मीर कासिम के विरोध से ये बच जाते तथा छोटा नागपुर के राजागण को एक सुलभ मार्ग मिल जाने से वे अंग्रेजी हुकूमत को भी प्रसन्न होते। इसका अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वह है पलामू किले को छोटा नागपुर के पश्चिमी प्रहरी के रूप में देखा जाता था। अंग्रेजों के मन पर इस पर कब्जा करने की इच्छा इसीलिए प्रबल थी कि इससे संपूर्ण पलामू क्षेत्र पर कब्जा हो जाएगा, जो पश्चिम झारखंड का विशाल जंगल क्षेत्र था। उपयुक्त कई सामरिक एवं सुरक्षात्मक कारणों को देखते हुए ही अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक निर्णय में छोटा नागपुर क्षेत्र में आधिपत्य को सर्वोपरि मुद्दा बनाया था, लेकिन इस पर अंग्रेजों को तुरंत सफलता नहीं मिली। मुगलों ने उन्हें इस क्षेत्र की दीवानी 1765 में मिली, लेकिन यहां प्रवेश करने के लिए उन्हें प्रचंड विरोधों का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि इनका इस क्षेत्र में प्रवेश बहुत ही क्रमिक रहा और कुछ पर तो प्रवेश कभी हुआ ही नहीं। 1763 में संथाल परगना के राजमहल में कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो चुका था, जो दीवानी मिलने के पूर्व काल है। सिंहभूम में अंग्रेजों ने अपने प्रवेश अभियान 1766 में आरंभ किए, किंतु इन्हें आंशिक सफलता 1767 में घाटशिला पर कब्जा करके प्राप्त हुई। पूर्ण अधिकार 1837 में 72 वर्ष के संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ। 1767 अर्थात 1767 की सिंहभूम की आंशिक सफलता के कारण पलामू में घुसपैठ आरंभ हुई, किंतु सफलता मिली 20 फरवरी 1771 में 4 वर्षों के संघर्ष के पश्चात। छोटा नागपुर में भी इसी समय अधिकार प्राप्त किया गया। रामगढ़ राजाओं पर अंग्रेज हल्के पड़े रहे थे, अतः वे काफी उत्साहित थे कि अब छोटा नागपुर राजा और चेरो राजाओं की सहायता से रामगढ़ राजा पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकेगा, और यह 1772 में नियंत्रण मिला। 1773 में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर एक जिला बनाया गया, जो कैमक के अधीन रहा। मानभूम क्षेत्र में इनका अधिकार 1767 में ही हो गया था। सरायकेला और खरसावा 700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कंपनी का नियंत्रण कभी नहीं हो सका। इस प्रकार हम अपने अध्ययनों से पाते हैं कि भारतवर्ष पर ब्रिटिशों के आगमन के पश्चात उन्हें झारखंड में प्रवेश करने में काफी लंबा समय लगा। दरअसल झारखंड प्रदेश जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ काफी घनघोर क्षेत्र
हुआ करता था और इस क्षेत्र से होकर कोई भी नहीं गुजरते थे। लेकिन ब्रिटिशों को जब बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई और उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड एकीकृत क्षेत्र हुआ करता था। इसके पश्चात अंग्रेजों ने निरंतर प्रयास किया कि वे झारखंड के प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित कर सकें, लेकिन इसमें उन्हें काफी समय लगा। वे 1763 में संथाल परगना पर कब्जा कर पाए, फिर 1767 में घाटशिला और उसके बाद 1767 में सिंहभूम पर सफलता प्राप्त कर सके। लेकिन उसके 4 वर्ष के बाद अर्थात 1771 में उन्हें पलामू प्राप्त हुआ। रामगढ़ के राजाओं के समक्ष अंग्रेज कमजोर पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने छोटा नागपुर के शासक और चेरो शासकों की सहायता से 1772 ईस्वी को रामगढ़ पर अधिकार किया और 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर एक जिला बना दिया, जिसे कैमक के अधीन कर लिया। मानभूम क्षेत्र में इनका अधिकार 1767 में ही हो गया था और सरायकेला का जो क्षेत्र था लगभग 700 वर्ग किलोमीटर का, यह घनघोर जंगलों में होने के कारण यहाँ ब्रिटिश कंपनी कभी नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकी। इस प्रकार से कुल मिलाकर हम देखें तो स्पष्ट होता है कि झारखंड में ब्रिटिशों का प्रवेश बंगाल, बिहार की दीवानी मिलने के पश्चात प्रारंभ हुआ और उसमें भी उन्हें काफी लंबा समय लगा। धीरे धीरे करके उन्होंने झारखंड के प्रमुख क्षेत्रों को अपने अधीन किया, जिसमें पलामू, सिंहभूम, छोटा नागपुर, रामगढ़, संथाल परगना आदि प्रदेश थे। इन सब क्षेत्रों पर अधिकार करने के पश्चात उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया और इस क्षेत्रों से वे नियमित करों की वसूली करने लगे। इस प्रकार से हम पाते हैं कि ब्रिटिश भारत में प्रवेश के बाद झारखंड में प्रवेश करने में सफल रहे। तो अब हम अपने विषय को यहाँ विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अगले विषय में अलग अलग क्षेत्रों के साथ ब्रिटिशों के संबंध और उनके प्रवेश पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें मूल रूप से हम पलामू, सिंहभूम और छोटा नागपुर खास के क्षेत्रों के साथ ब्रिटिश के संबंधों पर अलग अलग क्लास के माध्यम से आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।